हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं असेंशियल फीचर्स ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। तो हमने लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है ऐसे क्या असेंशियल फीचर्स थे, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर थे जो कि किस में देखे गए, सोशल लाइफ में देखे गए लेटर वैदिक पीरियड के लोगों के। तो बात करी जाए ऑक्यूपेशन की, तो जो ऑक्यूपेशन वाला सिस्टम था, यानी हर वर्ण के अकॉर्डिंग हर वर्ण के अकॉर्डिंग हर इंसान का ऑक्यूपेशन तय हो गया। हर वर्ण के अकॉर्डिंग हर इंसान का ऑक्यूपेशन तय हो गया। तो जो ब्राह्मण्स थे जो ब्राह्मण्स थे वो क्या करेंगे, सिर्फ प्रीस्टली वर्क करेंगे। वर्शिपिंग में वर्शिपिंग के प्रोसीजर करेंगे। ठीक है। टीचिंग भी वो जो ब्राह्मण्स थे उनके हाथ में आ गई थी। ठीक है। क्षत्रियास के कान हाथ में क्या आ गया था, क्षत्रियास को क्या काम सौंपा गया था, अपॉर्चुनिटी दी गई थी। दे वर द रूलिंग क्लास। सबको समझ आ रहा है। ठीक है। दे वर द रूलिंग क्लास। फिर बात करी जाती है, और ये क्या करते थे, वॉर करते थे। ठीक है, एक्सपेंशन करते थे। फिर नेक्स्ट आ जाती है, फिर इसके बाद आते हैं वैश्यास। वैश्यास मैंने बताया था, अभी लिखने की भी जरूरत नहीं है, प्रीवियस उसमें लिखा ही हुआ होगा, आपने प्रीवियस लेक्चर का देखा होगा। तो वैश्यास क्या करते थे, एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे, टैक्स ये पे करते थे। दिस वॉज द ओनली क्लास विच यूज टू पे टैक्स। ठीक है। सो वैश्यास क्या एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे, ये आर्टिसंस आर्ट एंड क्राफ्ट पे निर्भर थे। ठीक है, या फिर निर्भर थे। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट पे ये निर्भर थे। सबको समझ आ गया। सो फिर बात आती है शुद्रास की, जो सबसे लोअर पोजीशन दिया गया। शुद्रास को सबसे लोअर पोजीशन दिया गया। सबको समझ आ रहा है। शुद्रास को सबसे लोअर पोजीशन दिया गया, किसमें, वर्ण सिस्टम में। तो ब्राह्मण्स थे। ठीक है, क्षत्रियस थे, फिर वैश्यस थे, और सबसे लोएस्ट पोजीशन किसको दिया गया, शूद्रास को। ठीक है। और इनका क्या काम था, इन तीनों को सर्व करना। शूद्रास का क्या काम था, इन तीनों को सर्व करना, या फिर कुछ मीलिए जो मतलब छोटे छोटे काम होते हैं, जो बहुत ज्यादा तुच्छ काम होते हैं, वो किसको दिए गए, शूद्रास को। सबको समझ आ रहा है। सो और जो इनका मेन काम क्या था, टू सर्व द अपर थ्री वर्नास। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ गया। सो ऑक्यूपेशन की अगर बात करी जाए, सो ऑक्यूपेशन तो इस पीरियड में जो था, हर जितने भी वर्ण थे उसके हिसाब से क्या डिसाइड हो गया था, ऑक्यूपेशन डिसाइड हो गया था। सो विद डिफरेंट ऑक्यूपेशन वर असाइन टू डिफरेंट कास्ट। ठीक है, सबको समझ आ गया। लेकिन ये इतना रिजिड नहीं था जितना गुप्ता पीरियड में था। ये रिजिड तो था, यस इट वाज रिजिड। ठीक है, ये जो ऑक्यूपेशन असाइन हो रहा है हर इंसान को उसके वर्ण के अकॉर्डिंग, तो ये रिजिड तो था, लेकिन इतना भी रिजिड ये नहीं था। कितना रिजिड नहीं था, ये इतना भी रिजिड नहीं था जितना आगे हम गुप्ता पीरियड में देखेंगे। सबको समझ आ रहा है, ये जितना हम गुप्ता पीरियड में देखेंगे। सो वॉज इट रिजिड, यस इट वॉज रिजिड, बट इट वॉज नॉट एज रिजिड एज इट बिकेम इन लेटर गुप्ता पीरियड। ठीक है। फैमिली की बात करी जाए, तो फैमिली की बात अगर करी जाए, तो फैमिली में द पोजीशन ऑफ द फादर जो है इंक्रीज हो जाती है। फैमिली में द पोजीशन ऑफ द फादर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और फिर जो प्रिंसली फैमिलीज थी उसमें प्राइमोजेनेचर जो था, एक तरह का मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एल्डर सन को ही सारे बागडोर संभाली मतलब दी जाती है। ठीक है। आगे की, तो उस वाले सिस्टम को क्या बोला जाता है, या ज्यादातर जो कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर राजा है, तो उसका अगर अगला अगला राजा बनाना है उसे अपने किसी बेटे को, तो कौन सा बेटा बनेगा, एल्डर सन ही एल्डर सन को ही सारी चीजें दी जाएंगी। सबको समझ आ रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो जो प्राइमोजेनेचर जो कह सकते हो जो सिस्टम था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। ठीक है। जो मेल एंसेस्टर्स थे उनको वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया था, मेल एंसेस्टर्स को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया था लेटर वैदिक पीरियड के लोगों ने। और जो फीमेल थी उनकी जो है पोजीशन काफी लोअर हो गई थी। जो जो फीमेल थी उनकी काफी जो पोजीशन थी वो लोअर हो गई थी इन लेटर वैदिक पीरियड। फिर पोजीशन ऑफ वुमेन, मैंने बताया था कि भाई जो वुमेन थी इन अर्ली वैदिक पीरियड की अगर बात करी जाए, तो जो वुमेन थी उनका स्टेटस काफी हाई था। वो इम्पोर्टेंट असेंबलीज में पार्टिसिपेट कर सकती थी, सभा समिति में या विधाता में पार्टिसिपेट कर सकती थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर इसकी, जो लेटर वैदिक पीरियड है इसमें जो स्टेटस था, जो रेपुटेशन थी, ठीक है, वुमेन की, वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गई। इनको इन्फीरियर समझा जाने लगा आदमी के मुकाबले, या फिर मैन के मुकाबले इनको इन्फीरियर समझा जाने लगा।
इंफीरियर या सबॉर्डिनेट समझा जाने लगा मैन के मुकाबले। और ये इनको इतना इंफीरियर समझा जाने लगा कि ये अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट भी नहीं कर सकती थी। दे कुड नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर। ठीक है, इनको प्रोहिबिट कर दिया गया, इनको अलाउ नहीं करा गया। ठीक है, असेंबलीज में बैठना, मैंने बताया था असेंबलीज में बैठना भी अलाउ नहीं करा गया। ठीक है, दे दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग द पॉलिटिकल असेंबलीज। आई होप सबको समझ आ रहा है। लेकिन जैसे कुछ जो क्वींस थी, कुछ रानी जो थी, इंपॉर्टेंट जो राजा की कह सकते हो वाइफ थी, ठीक है, और कुछ थियोलॉजियंस जो वुमेन थी, ठीक है, वो उन्होंने पार्टिसिपेट करा फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में। ठीक है, और जैसे जो क्वींस थी उन्होंने पार्टिसिपेट किसमें करा, कोरोनेशन रिचुअल्स में। बट ये बहुत रेयरली देखा जाता था कि भाई क्वींस या फिर जो वुमेन है वो पार्टिसिपेट कर रही है इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस में। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल स्टेटस ऑफ वुमेन था, जो ओवरऑल स्टेटस ऑफ वुमेन था, वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया था इन लेटर वैदिक पीरियड में एज कम्पेयर टू द अर्ली वैदिक पीरियड। फिर आगे बात करते हैं मैरिज सिस्टम ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। जो मैरिज सिस्टम है लेटर वैदिक पीरियड में, वो किस पे डिपेंड करता है, वो पूरा का पूरा किस आधार पे था लेटर वैदिक पीरियड में, फोर वर्णास के आधार पर था लेटर वैदिक पीरियड में। क्या हमारा, दैट इज मैरिज का सिस्टम, मैरिज सिस्टम। ठीक है, तो जो रिजिड वर्ना सिस्टम था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा किसमें, मैरिजेस, मैरिजेस में। ठीक है, मैरिजेस में या मैरिज सिस्टम में, सबको समझ आ रहा है। ठीक है, तो दो लोगों में आपस में शादी हो सकेगी या फिर नहीं होगी, वो किस बेसिस पे डिसाइड करने करा जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैन है, यहाँ पे एक मैन है, यहाँ पे वुमेन है। तो इसको थोड़ा ठीक से बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैन है, यहाँ पे एक वुमेन है। तो इन दोनों के बीच में शादी होगी या नहीं होगी, ये किस चीज पे डिपेंड होने लगा, ये डिपेंड होगा ये किस वर्ण से बिलोंग करते हैं। क्या ये ब्राह्मण है, क्या ये क्षत्रिय है, क्या ये मर्द जो है या फिर जो मैन है वो शूद्र है, क्या जो वुमेन है वो वैश्य है। ठीक है, तो जो मैरिज जो सिस्टम है वो किसके आधार पे हो गया, पूरा पूरा वर्ण के आधार पे हो गया। सो अगर मैं इस लाइन को पढ़ूं, सो मैरिज प्रैक्टिसेस वर गाइडेड बाय, मैरिज प्रैक्टिसेस जो थी वो किसके द्वारा गाइड होती थी, इवॉल्विंग सोशल हायरार्की, जो सोशल हायरार्की बनी ऑफ द फोर वर्नास, ऑफ द फोर वर्नास के द्वारा जो सोशल हायरार्की बनी, उसके हिसाब से मैरिज प्रैक्टिसेस गाइड होने लगी। सबको समझ आ रहा है। सो द रिजिड वर्ना सिस्टम वाज बिकमिंग, जो रिजिड वर्ना सिस्टम था वो वाज बिकमिंग मोर डिफाइंड, बहुत ज्यादा डिफाइंड हो गया इस टाइम पे। जो इंटर वर्ना मैरिजेस थी इस टाइम पे, ठीक है, ज्यादा कॉमन नहीं थी, ज्यादा कॉमन, देवर नॉट द नॉर्म। ठीक है, देवर नॉट द नॉर्म, ज्यादा कॉमन नहीं थी या फिर कॉमन नहीं थी इंटर वर्ना मैरिजेस। यानी किस चीज को सबसे ज्यादा इंकरेज करा गया होगा इस जमाने में लेटर वैदिक पीरियड में, सेम वर्ना मैरिजेस को, दैट इज वर्ना सेम वर्ण मैरिजेस को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको, सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज किसको दी गई होगी, दैट इज जब से एक जो मैन है और जो वुमेन है वो सेम अगर वर्ण का है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस शादी को दी गई, इस शादी को, जहाँ पे दोनों ही पार्टी जो है सेम वर्ण से बिलोंग करती है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। अब बात करी जाए अगर इंटर वर्ण मैरिजेस की, तो यहाँ पे दो टर्म हमें सीखना है या फिर दो टाइप की मैरिजेस हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, एक था अनुलोम मैरिज, दूसरा था प्रतिलोम मैरिज। जो पहला था इंटर वर्ण मैरिज, यानी जब दोनों ही पार्टी का अलग वर्ण हो, यानी मैन किसी और वर्ण से आता हो और जो वुमेन है वो किसी और वर्ण से आती हो। सबको समझ आ रहा है। तो अनुलोम मैरिज में क्या होता है, अनुलोम मैरिज में जो मैन है वो हायर वर्ण का होता है और जो वुमेन है वो लोअर वर्ण की होती है। ठीक है, जो मैन है वो हायर वर्ण का होता है, जो वुमेन है वो लोअर वर्ण की होती है। ठीक है, तो ये अप्रूव तो था, मतलब ये अलाउड था कि जो मैन है वो अपर वर्ण से हो सकता है। ठीक है, और जो वुमेन है लोअर वर्ण से होती है, लेकिन ये ज्यादा इंकरेज नहीं होता था। ये ज्यादा इंकरेज नहीं होता था, क्यों नहीं होता था, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स इंटर वर्ण मैरिज है। जैसे आज के ज़माने में इंटरकास्ट मैरिज होती है, तो उसको भी आज के ज़माने में रोका टोका जाता है, इतनी ज़्यादा तरक्की होने के बाद भी देश में। ठीक है, तो लेकिन जो स्टिल ये जो इंटर वर्ण मैरिजेज है, ठीक है, इसमें सबसे जो पहला हमने पढ़ा टाइप, ठीक है, अनुलोम मैरिज, जहाँ पे जो मैन है वो हायर वर्ण से है और जो वुमेन है वो लोअर वर्ण से है। तो ये अलाउड तो था, इट वॉज अप्रूव्ड, बट रेयरली एंकरेज, लेकिन इसे ज़्यादा एंकरेज नहीं करा जाता था। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया यहाँ पे, जैसे एक ब्राह्मण मैन, जो जो ब्राह्मण है एक, ठीक है, वो शादी करता है किसी क्षत्रिय या वैश्य वुमेन से। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। फिर बात करी जाए, सो
वुमेन के लिए ये ज्यादा फायदेमंद रहता था, जो वुमेन होती थी उसके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता था। क्यों? क्योंकि दिस वाज मोर एक्सेप्टेबल, ठीक ठाक चल जाता है एज कम्पेयर टू दिस, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना अनुलोम मैरिज को एज कम्पेयर टू प्रतिलोम मैरिज। देखते हैं क्यों। ये इसलिए होता था क्योंकि जो लीनिएज है, जो आगे की जितनी भी जनरेशन्स है, वो किस वर्ण वर्ण की हो जाएगी। अगर फादर हायर वर्ण का है तो ऑफ कोर्स जिस वर्ण का फादर है उसी वर्ण का क्या हो जाएगी आगे की जनरेशन। तो अगर हायर वर्ण का ऊंची ऊंची वर्ण का कोई कोई भी कह सकते हो फादर है, तो उसके जो आगे की जनरेशन है वो भी ऊंचे वर्ण की होगी। ठीक है। सो दिस वॉज मोर एक्सेप्टेबल बिकॉज लीनिएज वॉज ट्रेस्ड थ्रू द फादर, दैट इज पैट्रीलिनियल सोसाइटी थी। सबको समझ आ रहा है? फिर बात करते हैं प्रतिलोम मैरिज। प्रतिलोम मैरिज में क्या होता है, इसको बिल्कुल डिसअप्रूव करा। ठीक है, इसको बिल्कुल डिसअप्रूव करा गया लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो लोअर वर्ण का जो मैन है, लोअर वर्ण का जो मैन है वो इसमें शादी करता था किससे, हायर वर्ण की वुमेन से। दिस वाज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, इसको स्ट्रिक्टली फॉरबिड कर दिया गया। ठीक है। इससे मतलब इसको ऐसा देखा जाता था जैसे बहुत ज्यादा डिग्रेडिंग चीज है, सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा बहुत खराब चीज है किसको, प्रतिलोम मैरिज को। ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे एक वैश्य या फिर शूद्रा मैन किसी ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय औरत से शादी करे। ठीक है। इट वॉज स्ट्रांगली कंडेम्ड। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा कंडेम करा जाता था। ठीक है। तो इसी तरह और धर्मशास्त्र में प्रतिलोम मैरिज, ठीक है, प्रतिलोम मैरिज को क्या बोला गया, सोशल कैओस बोला गया, या वर्ण संकर। ठीक है, या वर्ण संकर बोला गया। सबको समझ आ रहा है, वर्ण संकरा या वर्ण संकर बोला गया। ठीक है, सोशल कैओस, कि पूरा का पूरा कैओस हो जाता है अगर ऐसी कोई प्रतिलोम शादी होती है जिसमें जो मैन है, जो जिसमें जो क्या है, जिसमें जो मैन है वो लोअर वन से और जो वुमेन है वो हायर वन से। इसका रीजन क्या होगा आपके हिसाब से? इसका रीजन बेसिकली क्या है, क्योंकि जो आगे की जनरेशन है वो सारी किस में हो जाएंगी, वो सारी लोअर वन से हो जाएंगी, क्योंकि फादर का जो वर्ण है वही फॉलो होगा आगे की जनरेशन में भी। ठीक है। सो अनुलोम मैरिज जो थी वो एक्सेप्टेबल थी। ठीक है, वो ज्यादा एक्सेप्टेबल थी एज कम्पेयर टू प्रतिलोम मैरिज। ठीक है, और जो प्रतिलोम मैरिज थी वो हाईली डिसअप्रूव्ड थी। ठीक है, क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। सो मैरिज सिस्टम कर रहे हैं हम। तो अब इसमें क्वेश्चन लिखा है दैट कुड क्षत्रिय एंड ब्राह्मण्स मैरी वैश्य एंड शूद्र। क्या क्षत्रिय और जो ब्राह्मण्स थे वो मैरी कर सकते थे वैश्य और शूद्र से? ठीक है, लेट्स सी। तो जो ब्राह्मण मैन थे उनको अलाउड था शादी करना क्षत्रिय या फिर वैश्य वुमेन से। ठीक है। लेकिन ब्राह्मण मैन और शूद्र वुमेन की शादी, जो मैरिज है वो बहुत रेयरली देखी गई। फिर बात करी जाए जो क्षत्रिय मैन है, वो शादी कर सकते थे वैश्य से और कभी कभार शूद्र से भी, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा शूद्र से, जो शूद्र वुमेन से शादी किसी किसी क्षत्रिय मैन की, वो भी बहुत रेयरली देखा गया। फिर वैश्य मैन जो था, ठीक है, वो उस उनसे उम्मीद ये रखी जाती थी, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन था कि वो अपने ओन वर्ण में शादी करे। ठीक है, मैरी विद इन देयर ओन वर्ण। ठीक है। लेकिन अगर कोई वैश्य मैन चाहे कि भाई वो किसी क्षत्रिय या ब्राह्मण वुमन से शादी करना चाहे, वो स्ट्रिक्टली क्या था, इट वॉज स्ट्रिक्टली फोरबिडन। ठीक है, क्लियर है? फिर शुद्रा मैन की अगर बात करी जाए, शुद्रा मैन जो था, ठीक है, वो उसके पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था। दे द शुद्र मैन हैड वेरी लिमिटेड मैरिज ऑप्शंस। ठीक है। मैरिंग अ हायर वर्ना वाज कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल ही नहीं था कि वो किसी हायर वर्ण की जो वुमेन है उससे शादी करे। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो इतनी ज्यादा रिजिडनेस आ गई थी सोसाइटी में। ठीक है। फिर बात करी जाए लेटर वैदिक ट्रेंड्स, शादी के जो ट्रेंड्स थे, मैरिज के जो ट्रेंड्स थे लेटर वैदिक, उसमें तो हाइपरगैमी की अगर बात करी जाए, जिसमें हायर सोशल ग्रुप से एक एक हाइपरगैमी में क्या होता है, एक जो लोअर सोशल ग्रुप का होता है वो हायर सोशल ग्रुप वाले से शादी करता है। ठीक है, हायर वाले से शादी करता है, तो लोअर वाला हायर ग्रुप से शादी करता है। तो जैसे मैंने अनुलोम बताया था पिछले उसमें, तो औरतों के लिए ये हाइपरगैमी जो थी वो फेवरेबल था, औरतों के लिए हाइपरगैमी जो था वो फेवरेबल था। इट वॉज फेवर्ड फॉर वुमेन। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्यों। ठीक है। एंडोगैमी, ठीक है, अपने ही किसमें, एंडोगेमी, अपने ही वर्ण में शादी करना बहुत ज्यादा फिक्स हो गया, मतलब प्रेफर सबसे ज्यादा यही करा जाता था। ठीक है। और रूल्स और रेगुलेशन इस तरह से बनाए गए कि सिर्फ यही हो, दैट इज रिजिड बना दिया गया सिस्टम को, दैट इज एंडोगेमी, अपने ही वर्ण में शादी करना। ठीक है। फिर जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने प्रायोरिटाइज कर दिया किसको, प्योरिटी को। इन्होंने क्या बोला, प्रायोरिटाइज कर दिया, प्रायोरिटी किसको दी, प्योरिटी को। और इन्होंने बोला जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इंटर इंटर वर्ण मैरिज थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है इन लेटर वैदिक पीरियड। इंटर वर्ण जो मैरिज थी वो कम हो जाती है इन लेटर वैदिक पीरियड, क्योंकि ये क्या कहते थे कि भाई अगर किसी लोअर वर्ण के मेल ने
किसी हायर वर्ण की फीमेल से या वुमेन से शादी कर ली, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे इम्प्योरिटी आ जाती है, वहाँ पे क्या आ जाती है, इम्प्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, अगर प्योरिटी चाहिए तो सेम वर्ण में शादी करिए, ठीक है, मैरिज करिए। सो जिसकी वजह से इंटर वर्ण जो मैरिज थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा लेस फ्रिक्वेंट ओवर टाइम। सबको समझ आ रहा है? अब जो लेटर वैदिक पीरियड है, जो लेटर वैदिक पीरियड है, उसमें क्या है, टोटल 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेज है। जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें क्या है टोटल, पता नहीं पेन नहीं चल रहा है। सो जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें क्या है, 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेज हैं, टाइप्स ऑफ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड में कोई भी एक टाइप ऑफ मैरिज आ जाएगा, उसमें लिखा होगा कि भाई किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सबसे पहली जो शादी है दैट इज ब्रह्म मैरिज, दैट इज ब्रह्म विवाह। ठीक है, ये क्या था, मैरिज इन द सेम वर्ण। जब मैरिज होती है, जब शादी हुई होती है सेम वर्ण वर्ण के लोगों में, एक ही वर्ण के लोगों में जब शादी होती है उसे, और किस रिचुअल्स के द्वारा, वैदिक रिचुअल्स के द्वारा, किस रिचुअल्स के द्वारा, वैदिक वैदिक रिचुअल्स के द्वारा जब शादी होती है एक ही वर्ण के लोगों में, एक ही वर्ण के लोगों में, तो उस चीज, उस शादी को क्या नाम दिया गया, उस विवाह को क्या नाम दिया गया, ब्रह्म विवाह, दैट इज ब्रह्म मैरिज। ठीक है, फिर गंधर्व विवाह की अगर बात करी जाए, तो जो लव मैरिज होती है उसको क्या नाम दिया गया, गंधर्व विवाह। लव मैरिज को क्या नाम दिया गया, गंधर्व विवाह। फिर देव विवाह, देव विवाह में क्या होता है, जो फादर है एक प्रीस्ट को अपनी डॉटर डोनेट कर देता है, तो उस शादी को क्या बोला जाता है, उस मैरिज को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है देव विवाह। फिर प्रजापति विवाह, प्रजापति विवाह उसमें एक ऐसी मैरिज जिसमें क्या हो, डाउरी ना हो। तो प्रजापति विवाह में क्या होता है, डाउरी नहीं दी जाती। असुर विवाह में क्या होता है, एक ऐसी शादी जहाँ पे एक ऐसी मैरिज जहाँ पे वुमेन को परचेज किया गया हो, जहाँ पे वुमेन को क्या करा गया हो, परचेज करा गया हो। ठीक है, मैरिज बाय परचेज। फिर राक्षस विवाह में क्या होता है, जब वुमेन को अबडक्शन किया हो, जब वुमेन का अबडक्शन किया हो, तो ऐसे मैरिज को राक्षस विवाह कहा जाता है। फिर पिशाच विवाह का कौन सा होता है, जो गर्ल है वो अपने सेंसेस में नहीं है और उससे जबरदस्ती शादी करी जा रही है, तो उसे पिशाच विवाह कहा जाता है। फिर अर्शा विवाह क्या है, अर्शा विवाह में क्या है, एक जो फादर है अपनी डॉटर के बदले जो कोई सेज है, कोई प्रीस्ट है, उससे क्या ले लेता है, काउज ले लेता है। यानी एक तरफ जो फादर है वो अपनी डॉटर को देता है, दूसरी तरफ काउ ले लेता है किसी सेज से। ठीक है, तो इस वाले विवाह को या फिर इस वाले मैरिज को क्या बोला गया, अर्श विवाह। ठीक है, एग्जाम में बहुत रेयरली आ सकता है, बट स्टिल पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल है। तो गंधर्व मैरिज की जो बात करी जाए, तो ये जो लव मैरिज है उसको क्या नाम दिया गया, गंधर्व मैरिज। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अदर सोशल एस्पेक्ट। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम बहुत डिफिकल्ट था किसी को अपनी कास्ट चेंज करना। ठीक है, इट वाज डिफिकल्ट टू चेंज वंस कास्ट, बट इम्पॉसिबल भी नहीं था। लेकिन जो वैश्य और शूद्र थे उनको अलाउड नहीं था ब्राह्मण और क्षत्रिय में अपना चेंज करना, मतलब कास्ट को चेंज करना या फिर क्लास को चेंज करना या वर्ण को चेंज करना, उनको अलाउड नहीं था। यानी वो प्रोफेशन ऑफ टीचिंग नहीं कर सकते थे, और टीचिंग कौन करता था, ब्राह्मण्स करते थे। या फिर वो फाइटिंग या वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो किसका काम था, वो किसका ऑक्यूपेशन था, वो क्षत्रिय का ऑक्यूपेशन था। तो इतना रिजिड ये सिस्टम हो गया था। सबको क्लियर है? फिर बात करी जाती है 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो लेटर वैदिक पीरियड में 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ देखने को मिली। ठीक है, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ देखने को मिली, जिसमें फोर्थ स्टेज जो थी संन्यास वाली, वो इतनी क्लियरली नहीं दिखती, या फिर इतने बड़े पैमाने पे लेटर वैदिक पीरियड में संन्यास वाली जो स्टेज थी, जो संन्यास वाली स्टेज थी, वो इतने बड़े पैमाने पे नहीं देखी गई। तो सिर्फ कौन सी 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस देखी गई, वन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सबको समझ आ रहा है? सो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ की अगर बात करी जाए, तो इसमें क्या है, कास्ट सिस्टम है। तो सॉरी, अभी हमने कास्ट सिस्टम पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या है, तो एक इंसान का जो जीवन है उसको डिफरेंट पार्ट्स में या फिर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसको बांट दिया गया। तो जो सबसे पहला, जो एक इंसान है, सबसे पहला उसका कर्तव्य क्या होता है, उसको एज अ स्टूडेंट निभाना पड़ता है। मतलब अपना जो लाइफ है उसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, अपना लाइफ एज अ स्टूडेंट, उससे पहले स्टूडेंट बनना चाहिए। तो उस वाले पार्ट को क्या बोला गया, लाइफ के ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। तो सेलिब्रेट स्टूडेंट। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन 1 से 25 ईयर्स अप्रॉक्स। ठीक है,
और वैसे 12 ईयर्स थी यूजुअल पीरियड जो था, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में वो 12 ईयर्स था। सबको समझ आ रहा है? इसमें बैचलर रहता है बंदा, लर्निंग करता है, ठीक है, डिफरेंट वेद के बारे में पढ़ता है, जो डिफरेंट वहाँ पे टेक्स्ट होते थे उस जमाने में, ठीक है, जैसे ब्राह्मणास जो टेक्स्ट थे वो पढ़ना है, ठीक है, जो वैदिक नॉलेज है वो गेन करता है स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। फिर जब स्टूडेंट से वो बड़ा हो जाता है, फिर आती है उसकी नेक्स्ट लाइफ जिसमें गृहस्थ यानी फैमिली बसाता है, वो घर गृहस्थी चलाता है। और घर गृहस्थी वाली स्टेज के बाद यानी गृहस्थ स्टेज के बाद वन वन प्रस्था वन वन प्रस्थ, ठीक है, वन प्रस्थ इसमें क्या होता है, वन के लिए प्रस्थान करता है, यानी जो गृहस्थ वाला जीवन है वो छोड़कर वन के लिए प्रस्थान करता है। ये एक तरह से रिटायरमेंट फेज होता है। ये कैसा फेज होता है? रिटायरमेंट फेज होता है जिसमें ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट जनरेशन को दे देता है। तो वन प्रस्थ हो गया। तो वन प्रस्थ का मतलब होता है वन के लिए प्रस्थान करना। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट, दैट इज फोर्थ स्टेज, जब ये संन्यास कर देता है, ठीक है, तो सन्यासी बन जाता है जो इंसान है, ठीक है, जिसमें मटेरियल लाइफ और डिजायर्स को बहुत पीछे छोड़ देता है। तो जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, इस तरह से जीवन जीना चाहिए। लेकिन लेकिन जो कहाँ तक देखा गया, मतलब ज्यादा प्रचलन किस चीज का था? ब्रह्मचार्य लोग पालन कर लेते थे, गृहस्थ जीवन में जी लेते थे, और लास्ट में इवन वन प्रस्थ भी कर लेते थे। लेकिन संन्यास वाला जीवन ज्यादा पॉपुलेशन में नहीं देखा गया। ठीक है, क्लियर है? कब कब की बात हो रही है? ये लेटर वैदिक पीरियड की, ठीक है। अब जब स्टूडेंट, जब एक जो कोई भी इंसान है लेटर वैदिक पीरियड का, जब भी वो पढ़ाई स्टार्ट करता है, एजुकेशन स्टार्ट करता है, उससे पहले उसके साथ एक क्या करा जाता है? उपनयन सेरेमनी करी जाती है। उसके साथ क्या करा जाता है? उपनयन सेरेमनी, जिसमें क्या होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है, इसमें एक सेक्रेड थ्रेड, एक सेक्रेड या पवित्र धागा बांधा जाता है उसके शरीर के चारों तरफ। सबको समझ आ रहा है इस रिचुअल में? ठीक है। और जैसे ही इस शरीर के चारों तरफ ये बांध लिया जाता है, दैट इज क्या? दैट इज ये सेक्रेड थ्रेड, ठीक है, एक पवित्र धागा। तो उपनयन सेरेमनी के बाद जो इंसान होता है उसको क्या बुलाया जाता है? द्विज। क्या बुलाया जाता है? द्विज। तो उपनयन सेरेमनी के बाद उसको क्या, जो इंसान है वो क्या बन जाता है? द्विज या फिर ट्वाइस बॉर्न, यानी उसका नया जन्म अब हो गया है, ट्वाइस बॉर्न। सबको समझ आ रहा है? तो द यूजुअल पीरियड ऑफ स्टडी वॉज 12 ईयर्स, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाता था, या एक्सटेंड हो सकता था 32 ईयर्स तक या उससे भी ज़्यादा तक। ठीक है, सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। ये सबको समझ आ गया 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। फिर बात करी जाए रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, इसकी बात करी जाए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड की बात करी जाए। सो जो दो इंपॉर्टेंट गॉड थे, इंद्र और अग्नि, किसमें? अर्ली वैदिक पीरियड में दो इंपॉर्टेंट गॉड थे। और दो भी क्या, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थे वो इंद्र भगवान थे। तो जो इंद्र और अग्नि थे गॉड, वो अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर देते हैं। दे लॉस्ट देयर फॉर्मर इंपॉर्टेंस, ठीक है, दे लॉस्ट देयर फॉर्मर इंपॉर्टेंस। अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट एक गॉड कह सकते हो होते हैं इसमें, किसमें? लेटर वैदिक पीरियड में, जिनका क्या नाम था? लेटर वैदिक गॉड थे, ठीक है। तो एक और गॉड फॉर्म होते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, प्रजापति, दैट इज द क्रिएटर। तो प्रजापति जो था, प्रजापति जो भगवान थे, उनको इन्होंने क्या दिया? ऑक्यूपाई द सुप्रीम पोजिशन, ठीक है। और साथ में रुद्र भगवान, द डिस्ट्रॉयर, या फिर रुद्र भगवान को द गॉड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के गॉड भी कहा जाता है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो वो भी उनको भी एक इम्पॉर्टेंट दर्जा मिला इन लेटर वैदिक। और साथ में इसको मिला, विष्णु जी को भी एक इम्पॉर्टेंट दर्जा मिला लेटर वैदिक पीरियड में। सबको समझ आ गया? तो किसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है लेटर वैदिक पीरियड में? इंद्र और अग्नि, ये लोग कौन थे? ये लोग वो भगवान थे जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में पूजे जाते थे, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में पूजे जाते थे, ठीक है, जिनकी वर्शिपिंग होती थी। लेकिन अब प्रजापति, द क्रिएटर गॉड, ठीक है, रुद्र, ठीक है, द डिस्ट्रॉयर या फिर द गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एंड विष्णु, द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, विष्णु द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, इनको पूजा जाने लगा। यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये थोड़े इंपॉर्टेंट गॉड बन गए इसमें लेटर वैदिक पीरियड में। फिर जो पुशान थे, पुशान जो कि गॉड ऐसे थे जिनको क्या काम दिया गया था, मतलब या फिर जो किस चीज से जाने जाते थे, दैट दे लुक आफ्टर द कैटल। तो जो कुशान, सॉरी, जो पुशान गॉड थे, जो मतलब जिनको क्या काम दिया गया था, दैट इज टू लुक आफ्टर द कैटल, वो किसके गॉड बन गए? वो गॉड बन गए शूद्रास के। तो शूद्रा जो वर्ण वाले लोग थे, वो लोग किसकी पूजा करने लगे, किसको वर्शिप करने लगे? पुशान के। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो अश्विन, जो अश्विन कह सकते हो गॉड थे, ठीक है, वो प्रोटेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर बने या किलर ऑफ रैट्स बने। सावित्री जो थी, मैंने बताया कि भाई ये लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे, मैंने ये बताया आप लोगों को।
एग्रीकल्चर की वजह से, बेटर एग्रीकल्चर की वजह से लोग सेटल लाइफ जीने लगे थे। अब सेटल लाइफ जी रहे तो ऑफ कोर्स घर भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे। अब जब घर बनाएंगे तो उस जगह को फिक्स करने के लिए ये किसको यूज करते थे, किस भगवान की वर्शिपिंग करते थे? सावित्री की। ठीक है। फिर सूर्य भगवान जो है, इनको लगता था सूर्य भगवान की वर्शिपिंग करने से जो डेमंस हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, उनको दूर किया जा सकता है। सबको समझ आ गया? लेकिन ये भगवान जो है प्रजापति रुद्र और विष्णु भगवान, दैट इज विष्णु द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो जो लेटर वैदिक पीरियड है, यहाँ पे साइंस ऑफ आइडोलेट्री फर्स्ट टाइम अपीयर होता है। साइंस ऑफ आइडोलेट्री फर्स्ट टाइम अपीयर होता है, यानी जो भगवान है, जो गॉड है, उसको किसी फॉर्म में पूजा कर, किसी एक रूप में, सबको समझ आ रहा है, इसको किसी फॉर्म में पूजा करने के लिए या फिर वर्शिप करने की जो प्रथा है, ठीक है, किसी फॉर्म में, यानी भगवान हमारे कैसे दिखते होंगे, ठीक है। तो ये आइडोलेटरी प्रैक्टिस जो है वो लेटर वैदिक टाइम से स्टार्ट हो गई थी। आइडोलेटरी प्रैक्टिस जो है लेटर वैदिक टाइम से स्टार्ट हो गई थी। ये एक तरह से मूर्ति पूजन भी कह सकते हो, कहाँ से? लेटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट हो गया था। सबको समझ आ रहा है? सदो लेकिन जो मोड ऑफ वर्शिप था, जो वर्शिप यानी जो वर्शिप जो पूजा करने का जो तरीका था वो काफी अलग था। और जो लेटर वैदिक पीरियड है, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है वो किसने करा है? सैक्रिफाइसेस ने। किसने? सैक्रिफाइसेस ने। यानी जो वर्शिप करने का तरीका अब क्या बन गया था? सैक्रिफाइसेस। ठीक है। जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है। किसमें? लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, क्लियर है? सो sacrifices became far more critical than mere prayers। तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था? प्रेयर्स होती थी, मंत्र का उच्चारण करा जाता था। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड था, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करा सैक्रिफाइसेस ने। सैक्रिफाइस पूरी सोसाइटी ही बदल के रख दी। तो डिफरेंट राजा, लोग लोग इवन अपने घर के अंदर क्या परफॉर्म करते थे? सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे। ठीक है। और कौन इस ये जो प्रोसीजर है सैक्रिफाइसेस का, ये कौन करता था? ये ब्राह्मण्स की ये ब्राह्मण्स की निगरानी में, ठीक है, या ब्राह्मण्स के अंडर में सेक्रीफाइसेस किए जाते थे। मतलब एक तरह से पूरा मोनोपोली बना ली थी ब्राह्मण जो थे, जो प्रीस्ट थे, ब्राह्मण प्रीस्ट जो थे, उन्होंने पूरी मोनोपोली बना ली थी कि भाई अगर आपको सेक्रीफाइस करवाना है किसी भी पर्पस के लिए, तो कौन करेगा? सिर्फ हम लोगों को ही पता है कि किस तरह से सही सेक्रीफाइस किया जा सकता है। तो ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो लेटर वैदिक पीरियड में किस चीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा? सेक्रीफाइसेस ने। सबको समझ आ रहा है? और सेक्रीफाइस के दौरान जो फॉर्मूलेज हैं, जो मंत्र हैं, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो केयरफुली बोलने पड़ते थे एक सेक्रीफाइजर को। इसको क्या बोलते हैं अभी देखते हैं। सेक्रीफाइस जो करता था उसको क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सेक्रीफाइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैंने मतलब 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है। सेक्रीफाइसेस में क्या होता था? लार्ज स्केल किलिंग ऑफ एनिमल्स होता था। लार्ज स्केल किलिंग ऑफ एनिमल्स होता था। ठीक है, क्लियर है? जिसमें डिस्ट्रक्शन होता था कैटल वेल्थ का। जो कैटल्स होती थी, हजारों कैटल्स को मार दिया जाता था इन द नेम ऑफ सेक्रीफाइस। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटल वेल्थ हो रहा है, लार्ज स्केल किलिंग ऑफ एनिमल्स हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? सो जो सेक्रीफाइसर था, ठीक है, जो जो बंदा सेक्रीफाइस अरेंज करवाता था, ठीक है, जो बंदा कहता था कि भाई मेरे घर में होगा, या कोई राजा अगर कह रहा है कि भाई मतलब मुझे सेक्रीफाइस करवाना है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता था? द परफॉर्मर ऑफ द यज्ञ, दैट इज द यजमान। ठीक है। सो जो सेक्रीफाइसर था उसको क्या बोला जाता था? तो जिसकी 1000 कैटल डिस्ट्रक्ट हो रही है या किल हो ही जा रही है, या फिर जो अपने 1000 कैटल को किल करवा रहा है वर्शिपिंग के टाइम, सेक्रीफाइस के टाइम, तो उसको क्या बोला जाता था? यजमान बोला जाता था। दैट इज ऐसा बंदा जो कि यज्ञ को परफॉर्म कर रहा है। सबको समझ आ रहा है? और जो गेस्ट होता था, देखो ज्यादातर जो गेस्ट होते थे उस टाइम पे वो ब्राह्मण्स होते थे, जो क्षत्रियज और बाकी लोगों के घर में आते थे। ठीक है, मेनली क्षत्रियज के यहाँ जाते थे। ठीक है। और उस उसको क्या भेंट दी जाती थी? कैटल्स भेंट दी जाती थी। जो कैटल्स थी उनको किल करा जाता था। सो गेस्ट को क्या बोला जाने लगा? गोगना। गोगना। ठीक है, या गोगना या गोगन। ठीक है। एक ऐसा बंदा जो कि फेड ऑन कैटल होता है, यानी जो कैटल को फीड करता है या फिर कैटल खाता है, सीधा अगर बोला जाए। ठीक है, जो कैटल को कंज्यूम करता है। सबको समझ आ गया? तो गेस्ट जो था उसको भी क्या बुलाने लगे? गोगना, दैट इज द वन हु फेड ऑन कैटल। ठीक है, क्लियर है? फिर दीज फॉर्मूलाज, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस जो थे, ये जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस और ये जो लेटर वैदिक पीरियड में होते थे,
ये और ज़्यादा इलाबोरेट, और ज़्यादा डिटेल्ड में ब्राह्मण्स ने बनाए, ठीक है? और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया कि भाई घंटों घंटों तक क्या होगी, सेक्रीफाइस का जो प्रोसीजर है वो चलेगा, ठीक है? किसने बनाया? ब्राह्मण्स ने। और जिसके और आगे क्या उन्होंने करा, इस चीज़ पे मोनोपोली कर लिया। इस पे जो प्रीस्टली प्रीस्टली नॉलेज है, ठीक है? कि भाई वर्शिपिंग अगर करवानी है, अगर आपको पूजा करवानी है, तो फिर वो आप किसी और वर्ण के बंदे से नहीं करवा सकते, क्षत्रिय से नहीं करवा सकते। अगर आपको सही बंदा चाहिए तो वो कौन होगा? ब्राह्मण्स होंगे। तो इन्होंने क्या करे, मोनोपोली बना ली प्रीस्टली नॉलेज पे, ठीक है? प्रीस्टली नॉलेज पे किन्होंने? ब्राह्मण्स ने मोनोपोली बना ली। सबको समझ आ रहा है? फिर तो काउस के अलावा यहाँ पे क्या क्या सेक्रीफाइस करा जाता था? गिफ्ट्स दिए जाते थे, गोल्ड दिया जाता था, कपड़े दिए जाते थे, इवन हॉर्सेस को भी सेक्रीफाइस कर दिया जाता था, ठीक है? दिया जाता था, ठीक है? हॉर्सेस भी दिए जाते थे, ठीक है? प्रीस्ट कभी कभी जो टेरिटरी है उसका कुछ हिस्सा ही मांग लेते थे एज दक्षिणा, ठीक है? प्रीस्ट समटाइम्स क्लेम पोर्शंस ऑफ द टेरिटरी एज दक्षिणा। सबको समझ आ रहा है? लेकिन एक चीज याद रखना, ठीक है? नो लैंड डोनेशन वाज गिवन टू ब्राह्मण्स। नो लैंड डोनेशन वर गिवन टू। सबको समझ आ रहा है? सो लैंड डोनेशन नहीं दी जाती थी ब्राह्मण्स को। और वो बाकी क्लेम करने को तो कुछ भी क्लेम करें कि भाई हमें एक पोर्शन दे दो पूरी टेरिटरी का, कहीं कभी कभार शायद मिल भी जाती होगी, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक लैंड डोनेशन का कोई सिस्टम नहीं था प्रीस्टली क्लास के लिए, ठीक है? फिर बात करते हैं, सिंबोलिज्म पे काफी ज्यादा फोकस हुआ, ठीक है? सेक्रीफाइसेस वर कंसीव्ड एज कॉन्स्टेंटली रिकरिंग टू मेंटेन द यूनिवर्स। तो सेक्रीफाइसेस को इतना ज्यादा ब्राह्मण्स ने ऐसे दिखाया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्रीफाइस करना, ताकि जो यूनिवर्स है, ताकि जो दुनिया है वो ढंग से सही से चलती रहे। सबको समझ आ रहा है? फिर बात करी जाए जो प्रजापति और अग्नि गॉड थे, जो प्रजापति और अग्नि गॉड थे, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करा काउंटर पार्ट ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। जो ह्यूमन सेक्रीफाइस है उसके काउंटर पार्ट किसको आइडेंटिफाई करा, मतलब किसको माना जाता था? प्रजापति और अग्नि गॉड को, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। सो मैंने बताया द कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस कॉर्नर स्टोन था लेटर वैदिक कल्चर के लिए, ठीक है? और इसमें डिफरेंट रिचुअल्स होते थे, अलग अलग कह सकते हो रिचुअल्स होते थे, फॉर्मूले इसमें अपनाए जाते थे, ठीक है? मैंने आपको इसमें थोड़ा सा ये बताया था कि इंद्र और अग्नि जो थे वो लॉस्ट इम्पोर्टेंस हो जाता है इनका, ठीक है? फिर प्रजापति जो थे, जो कि क्रिएटर गॉड थे, ठीक है, इनको सुप्रीम पोजीशन मिलती है लेटर वैदिक टाइम्स में। माइनर गॉड्स अगर बात करी जाए तो लेटर वैदिक टाइम्स में रुद्र जी को पूजा जाने लगा, ठीक है? विष्णु की वर्शिपिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट टाइम लेटर वैदिक पीरियड में क्या देखा गया? साइंस ऑफ आइडोलेट्री प्रैक्टिस, ठीक है? सबको समझ आ रहा है? फिर कुषाण जो कि जिसका मतलब जो ऐसे भगवान जो कि क्या लुक आफ्टर करते थे? कैटल का लुक आफ्टर करते थे, ये किसके गॉड बन गए? शूद्रास के। मोड ऑफ वर्शिप चेंज हो गया। पहले अर्ली वैदिक पीरियड में अगर मैं आपसे पूछूं, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था मोड ऑफ वर्शिप? अर्ली वैदिक पीरियड में मोड ऑफ वर्शिप होता था यजनाज, या फिर यज्ञ, यज्ञ, जिसमें प्रेयर्स मंत्र पढ़े जाते थे, ठीक है? क्लियर है? लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्शिपिंग का जो मोड था वो क्या था? सेक्रीफाइस। सबको समझ आ रहा है? सो प्रेयर्स कंटिन्यू। अब प्रेयर्स जो थी बिल्कुल बंद नहीं हुई थी, वो भी बोली जाती थी, ठीक है? लेकिन जो कह सकते हो डोमिनेंट मोड ऑफ वो था, जो डोमिनेंट वर्शिपिंग का तरीका था वो क्या था? हमारा सेक्रीफाइस, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। सेक्रीफाइस में क्या होता था? लार्ज किलिंग ऑफ एनिमल्स होता था लार्ज स्केल पे, ठीक है, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ होता था, ठीक है? ऐसे प्रीस्ट जो कि ऑफिशिएट करवाते थे, यानी जो पूरा वर्शिपिंग जो सेक्रीफाइस को पूरा जो सेक्रीफाइस का बंदोबस्त करते थे, ठीक है, जो ऑफिशिएट करवाते थे सेक्रीफाइस की प्रैक्टिस, ठीक है, उनको बहुत अच्छे तरीके से दक्षिणा या फिर गिफ्ट्स दिए जाते थे, ठीक है? जो सेक्रीफाइस करवाता था, ठीक है, अपने लिए, उसको यजमान कहते थे, दैट इज द परफॉर्मर ऑफ द यज्ञ, ठीक है? और उसकी सक्सेस किस पे डिपेंड होती थी? कि किस तरह से मैजिकल पावर ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं सेक्रीफाइस के दौरान, ठीक है, जो मंत्र बोले जा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से जो यज्ञ है या सेक्रीफाइस है वो कितने अच्छे तरीके से हो रहा है,
तो अगर वो अच्छे तरीके से हो जाता है, सही तरीके से, अच्छे तरीके से जो वर्ड्स है अच्छी तरह से प्रोनाउंस करता है कौन, जो ब्राह्मण है या फिर प्रीस्ट है, अगर वो सब बढ़िया तरीके से हो जाता है, ठीक है, तो फिर जो बंदा है जो कि यजमान, वो क्या हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो सकता है अपने किसी भी काम में जिसके लिए वो अपना सेक्रीफाइस करवा रहा है। सबको समझ आ रहा है? और मैंने बताया था जो प्रीस्ट थे वो कभी कभी पूरा पोर्शन मांग लेते थे किसी टेरिटरी का, पूरा या फिर कुछ पोर्शन मांग लेते थे टेरिटरी का एज दक्षिणा, ठीक है। बट द ग्रांट ऑफ लैंड एज सेक्रीफाइसल फी इज नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। मैंने बताया था कि कि भाई जो लैंड है उसको ग्रांट की तरह या डोनेशन में नहीं दिया जाता था, ठीक है, किसमें, लेटर वैदिक पीरियड में। थोड़े बहुत इंस्टेंसेस देखने को मिले थे, लेकिन ऐसा कोई फिक्स सिस्टम नहीं था कि जो लैंड है वो ही दे दिया जाएगा भाई, किसको, जो हमारे प्रीस्ट है या फिर जो ब्राह्मण है। सभी वो क्लियर है? अब हजारों, अब आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भाई जब हजारों कैटल्स जो है उनको मारा जा रहा है एक रिचुअल में, एक ऐसे रिचुअल में जिसका हमें परिणाम तक नहीं पता है, कि भाई अगर फॉर एग्जांपल भाई किसी वॉर में सक्सेस आनी है, ठीक है, और उसकी वजह से हजार कैटल्स किल हो जाती हैं, ठीक है, जो ब्राह्मण है जो प्रीस्ट है उनको बहुत सारा गोल्ड दिया जाता है, मतलब देख रहे हो किस तरह से अपने आप को इम्पोर्टेंट बना लिया था जो ब्राह्मण या फिर प्रीस्टली क्लास थी, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या है, ये जो सिस्टम था ये सही चल रहा था? क्या जो इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा था वेल्थ का, क्या ये सही हो रहा था? मेरे हिसाब से भी और आई थिंक आपके हिसाब से भी ये चीज़ सही नहीं थी। तो अब जब आपको भी गलत लग रहा है, तो ऑफ कोर्स उस टाइम जो लेटर वैदिक पीरियड के जो बाकी क्लासेस थी उनको भी गलत लगा होगा ये चीज़, ठीक है। सो लेटर वैदिक जो वैदिक पीरियड के एंड होते होते, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है किसके अगेंस्ट, प्रीस्टली डोमिनेशन, यानी जो ब्राह्मण्स थे, जो प्रीस्ट थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट क्या होता है, एक रिएक्शन आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन बना दिए थे कि भाई रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है, रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस परफॉर्म करने पड़ेंगे, गिफ्ट देने पड़ेंगे, दक्षिणा देनी पड़ेगी, कभी कभी लैंड मांग लेते थे कौन, ब्राह्मण्स, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया था, जो प्रीस्टली डोमिनेशन हो गया था, यानी जो ब्राह्मण या फिर जो ब्राह्मण क्लास थी, जो ब्राह्मण वर्ण था, ठीक है, वो ज्यादा क्या हो गए थे, डोमिनेट करने लगे थे किस पर, बाकी जो वर्ण थे, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा पे, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, उसके अगेंस्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये जो रिएक्शन है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, पांचालाज और विदेहा में, अराउंड 600 बीसी, पांचालाज और विदेहा में अराउंड 600 बीसी। और इसके अगेंस्ट एक टेक्स्ट लिखा जाता है, एक टेक्स्ट लिखा जाता है जिसको क्या नाम दिया गया, उपनिषद, ठीक है, क्या नाम दिया गया, उपनिषद। और एक नहीं बहुत सारे ऐसे उपनिषद बनाए गए, किसके अगेंस्ट थे ये, अगेंस्ट प्रीस्टली डोमिनेशन, अगेंस्ट प्रीस्टली डोमिनेशन। और उपनिषद में क्या है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया ये जो आडंबर था, ये जो रिचुअल्स थे, इसको क्या करा गया, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया। और ज्यादा जोर किस पे गया, डाला गया, द वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ, सही बिलीफ के ऊपर, सही नॉलेज के ऊपर, ठीक है, ज्यादा ज्यादा जोर किस पे डाला गया। सो जो उपनिषद थे, इसने किसको क्रिटिसाइज करा, क्रिटिसाइज द रिचुअल्स, और किसको प्रमोट करा, और ज्यादा जोर किस पे डाला, द वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ एंड नॉलेज के ऊपर। सबको समझ आ रहा है? जो उपनिषद थे उन्होंने बोला कि भाई हर इंसान को अपनी आत्मा जो है, हर इंसान जो है एक आत्मा से बना है, और हर इंसान को अपने आत्मा और सेल्फ के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए इंसान। और ये भी इस पे भी जोर डाला कि जो आत्मा है और जो सेल्फ है वो किससे कनेक्टेड है, जो किससे कनेक्टेड है, ब्रह्मा से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, ब्रह्मा से कनेक्टेड है। किसने बोला ये, उपनिषद से बोला। तो देखा जाए तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये क्या था, एक फिलोसफी थी, क्या थी, फिलोसफी थी। तो फिलोसफिकल टेक्स्ट थे कौन, हमारे उपनिषद। तो उपनिषद बनाए, ठीक है, जिन्होंने किस चीज पे जोर दिया, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, ठीक है, नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड आत्मा, और आत्मा होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है, रिलेशन और रिलेशन ऑफ आत्मा विद ब्रह्मा पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर एक्वायर होना चाहिए, ठीक है, जो आत्मा है उसको कनेक्ट होना चाहिए किसे, ब्रह्मा से। तो जो ब्रह्मा थे वो सुप्रीम गॉड का दर्जा दिया गया उपनिषद के द्वारा, ठीक है। जो ब्रह्मा थे उनको कंपेयर कर दिया गया जो उस टाइम के पावरफुल किंग थे, लेटर वैदिक पीरियड के एंड के टाइम जो पावरफुल किंग थे उनसे कंपैरिजन होने लगा, जो ब्रह्मा यानी सुप्रीम गॉड थे, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? तो उपनिषद किसके रिएक्शन में बनाए,
उपनिषद जो थे किसके रिएक्शन में बने थे? अगेंस्ट द प्रीस्टली डोमिनेशन। ठीक है। तो और इन्होंने क्या स्ट्रेस करा उपनिषद ने? इट स्ट्रेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ आत्मा, क्या रिश्ता है आत्मा का ब्रह्मा से। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। सो जो लेटर वैदिक पीरियड था उसने क्या जो लेटर वैदिक पीरियड था उसने सॉ करा द बिगिनिंग ऑफ टेरिटोरियल किंगडम्स। ठीक है। जो लेटर वैदिक पीरियड था मैंने बताया था कि जो सबसे पहले अर्ली अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइब्स थी, ट्राइबल कल्चर था। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, ट्राइब शिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते थे ये लोग। फिर जब ये ट्राइब्स धीरे धीरे सेटल हुई विद द हेल्प ऑफ आयरन टूल्स, विद द हेल्प ऑफ आयरन टूल्स इनका एग्रीकल्चर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? एग्रीकल्चर बढ़ गया। ठीक है। तो जो ये ट्राइब्स थी ये क्या, इन्होंने क्या, अब ये एक जगह पे सेटल लाइफ जीने लगी तो इन्होंने बनाया जनपद। क्या बनाया? जनपद बनाया। और फिर जब ये जनपद बड़े होने लगे तो बड़े बड़े जब जनपद होने लगे तो ये क्या बन जाते हैं? महाजनपद। क्या बनते हैं? महाजनपद। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है। द ट्राइबल पेस्टोरलिस्ट केम टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेजेंट्स, केम टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेजेंट्स। ठीक है। तो पेजेंट कौन होते हैं? जो एग्रीकल्चर करते हैं। तो जो ट्राइबल पेस्टोरलिस्ट थे जो कि पशुपालन करते थे वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए? पेजेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। जो कि क्या मेंटेन कर पाते थे? अपने चीफ को यानी राजन जो था उसको फुल सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि फ्रिक्वेंट ट्रिब्यूट्स दिए जाने लगे, फ्रिक्वेंट ट्रिब्यूट्स टैक्स के फॉर्म में। ठीक है। बलि के फॉर्म में दिए जाने लगे। किसको? राजन को। सबको समझ आ रहा है? कुल मिला के जो मैंने आपको सरप्लस वाला सिस्टम समझाया था कि एग्रीकल्चर में अब सरप्लस हो रहा था, वो आपको यहाँ पे याद रखना है। सभी को क्लियर है? आई होप सो। फिर बात करी जाए आगे की। तो महाजनपद जो थे टोटल 16 थे। ठीक है। ये इमर्ज हुए अराउंड 6th सेंचुरी बीसीई। कब कब इमर्ज हुए? 6th सेंचुरी बीसीई, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। अगर ये आपको नहीं पता ये बीसीई क्या होता है तो प्लीज इस सीरीज का लेक्चर 1 देखिए। ठीक है। इस सीरीज का लेक्चर 1 देखिए और अगर स्टिल डाउट है, अगर स्टिल आपको लगता है कि भाई नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। फिर मैं आपको अलग से एक लेक्चर दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है। सबको समझ आ रहा है? तो महाजनपद इमर्ज होते हैं 6th सेंचुरी बीसीई में एज लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स, एक ऐसे स्टेट्स में जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। ठीक है। और ये कैसे बने? धीरे धीरे किससे बनते हैं? स्मॉलर ट्राइब्स जो थी, जो जन थी, ठीक है, उससे ये फॉर्म हुए। सभी को क्लियर है? सो महाजनपद कैसे बने? जो भी लोग थे लेटर वैदिक पीरियड के वो सेटल्ड और सेटल्ड लाइफ जीने लगे, सेटल्ड लाइफ, सेटल्ड एग्रीकल्चर करने लगे। किसके जरिए? आयरन टूल्स के जरिए, जिसकी वजह से क्या हो गया था? इनकी जो फार्मिंग थी वो बूस्ट हो गई थी। ठीक है। क्लियर है? जिसकी वजह से सरप्लस फूड बना और पॉपुलेशन ग्रोथ कर पाई। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। फिर राइज ऑफ किंगशिप। अब जब सरप्लस बन रहा है तो क्या हुआ? ट्राइबल रिपब्लिक जो थी उसकी जो पावर थी वो घट गई थी। जो हमारी असेंबलीज थी आपको याद होगा वो घट गई थी पावर, और किसकी पावर बढ़ गई थी? रूलर्स की। जो रूलर्स थे, जो राजन था उसकी पावर बढ़ गई थी। ठीक है। और जब पावर बढ़ी तो उसने अपनी टेरिटरीज भी एक्सपेंड करी। जब एक रूलर की पावर बढ़ी तो उसने अपनी टेरिटरीज यानी जिस जिस जगह वो रूल कर रहा है वो भी एक्सपेंड करा। ठीक है। फिर आयरन वेपन्स और वॉरफेयर। अब आयरन जब यूज करें एग्रीकल्चर में तो वेपन्स भी बनाएंगे। तो जब वेपन्स बनाएंगे तो अच्छे वेपन्स बनेंगे, मिलिट्री एडवांसमेंट हुआ, जिसकी वजह से जो कॉन्क्वेस्ट है यानी एक किंगडम दूसरे किंगडम पे कह सकते हो मतलब युद्ध करके कब्जा कर लेता था और जो किंगडम्स थे काफी बड़े बनने लगे। फिर ऊपर से जब इतना सरप्लस बन रहा था, एक सेकंड रुकिए, जब इतना सरप्लस बन रहा था तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड होता है, कॉइनेज सिस्टम खैर लेट बाद में आता है, अभी ये इसको मत लिखिएगा। ठीक है। अर्बन सेंटर्स बाद में बनने लगे। ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ आयरन टूल्स। तो जब ये सब होने लगा तो क्या बनते हैं? बड़े बड़े टेरिटोरियल स्टेट्स बनते हैं, बड़े बड़े जमीन वाले स्टेट्स बनते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है महाजनपदास। ठीक है। महाजनपद। ठीक है। क्लियर है? तो टोटल 16 महाजनपद थे। सबसे पहला अंग। ठीक है। इसका कैपिटल था चंपा, जो कि करेंट बिहार या वेस्ट बंगाल में है। फिर मगध, जिसका कैपिटल, पहला कैपिटल था राजगीर और बाद में कैपिटल क्या बना? पाटलिपुत्र।
फिर आती है, फिर जो इसका प्रेजेंट लोकेशन है बिहार में है। फिर वज्जी वृजी, ठीक है, वज्जी या वृजी भी नाम से अब एक ही चीज़ है। इसका कैपिटल क्या था, वैशाली, ये भी कहाँ पे है, बिहार में। मल्ला, ठीक है, इसका कैपिटल क्या था, कुशीनगर या एंड पावा, ठीक है, और प्रेजेंट डे लोकेशन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। काशी, इसका कैपिटल क्या था, वाराणसी, जहाँ पर अभी क्या चल रहा है, कुंभ चल रहा है, ठीक है, जनवरी 2025 में। फिर सबको समझ आ रहा है। और प्रेजेंट डे लोकेशन क्या है, उत्तर प्रदेश। कोसाला, जिसका कैपिटल क्या था, श्रावस्ती, ठीक है, ये कहाँ पे, प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश में। फिर हम बात करते हैं छेदी की, जिसका कैपिटल क्या था, सुक्तिमती, सुक्तिमती, ठीक है, और प्रेजेंट है लोकेशन क्या है, मध्य प्रदेश। फिर बात करते हैं महाजनपद, जो कि है आठवां, वत्स, इसका कैपिटल क्या था, कौशाम्बी, और ये कहाँ था, उत्तर प्रदेश में। फिर बात करते हैं कुरु, ये महाजनपद कहाँ था, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में, दिल्ली में था, ठीक है। दिल्ली में कौन सा महाजनपद था, कुरु, और इसका कैपिटल क्या था, इंद्रप्रस्थ। और प्रेजेंट लोकेशन क्या है, दिल्ली हरियाणा की। फिर बात करते हैं पंचाल या पांचाल, ठीक है, इसका कैपिटल क्या था, अहिचत्रा, देख लेना क्या लिखा हुआ है। फिर कंपिलिया, ठीक है, इसका प्रेजेंट लोकेशन है उत्तर प्रदेश। फिर मत्स्य है 11वां हमारा महाजनपद, ठीक है, इसका है विराटनगरा, ठीक है, विराटनगरा कैपिटल था। और ये प्रेजेंट डे कहाँ है, राजस्थान में। सूरसेना, कैपिटल सूरसेना का कैपिटल था मथुरा, और इसका प्रेजेंट डे लोकेशन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। फिर असाका, फिर असाका सिर्फ यही एक महाजनपद है, असाका, जो अगर मैं बात करूँ, ये एक ऐसा महाजनपद है, ठीक है, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र या फिर साउथ रीजन में है, ठीक है। प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, इसका क्या था, कैपिटल। अवंती, अवंती का कैपिटल था उज्जैन या महिष्मती, एंड महिष्मती, या नहीं, एंड महिष्मती, ठीक है। और ये प्रेजेंट डे कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। फिर गंधार, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, गंधार और कम्बोज। गंधार का जो कैपिटल था वो तक्षशिला में था, ठीक है। और अभी ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनवाल, ठीक है, पास के पास, ठीक है। फिर जो कम्बोज है उसका जो कैपिटल है वो क्या था, पूंछ था, दैट इज रजौरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड अफगानिस्तान वाले रीजन में। सो ये टोटल 16 महाजनपद थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े टेरिटोरियल स्टेट्स द एंड ऑफ ड्यूरिंग द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, दैट इज सिक्स सेंचुरी BCE। अब ये मैंने देखो यहाँ पे एक मैप अटैच करा हुआ है, देखो नॉर्थ वेस्ट रीजन में कम्बोज और गंधार, ठीक है। वृज्जी, वृज्जी का एक चीज याद रखना, दैट जो वृज्जी था वो बहुत सारे रिपब्लिक्स से मिलके बना था। अब रिपब्लिक क्या होता था उस जमाने में, जहाँ पे कलेक्टिव लोग रूल करते थे, जहाँ पे एक तरह से ट्राइबल सिस्टम ये होता था, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके रूल करते थे। ऐसा नहीं था कि एक सिंगल राजा होगा, एक सिंगल राजन होगा या राजा होगा, ठीक है। तो वज्जी जो या वृज्जी जो था वो कॉन्फेडरेशन ऑफ रिपब्लिक्स था, ठीक है। और उसके अंदर लिच्छवीज भी आते थे, क्या आता था, लिच्छवीज भी आते थे, जो कि कैसे रिपब्लिक की तरह रूल करते थे। रिपब्लिक अगर नहीं समझ आ रहा तो एक लेटेस्ट लेक्चर देख लेना हमारा, ठीक है, पॉलिटी में रिपब्लिक एक बार देख लेना क्या है। लेकिन उस जमाने की अगर बात करी जाए तो कलेक्टिव रूल होता था, किसका, वहाँ के जो ट्राइब्स थे, ठीक है। वज्जी वृज्जी याद रखना, ठीक है, आ सकता है कि भाई रिपब्लिक इनमें से मतलब डिफरेंट महाजनपद के नाम दे देंगे, उसमें इसका नाम दे देंगे, और फिर पूछा जा सकता है कि भाई इसमें से रिपब्लिक कौन सा था, ठीक है, क्लियर है। फिर बात करी जाए मगध की। मगध जो है स्टार्टिंग में क्या करता है, धीरे धीरे जो है ना बाकी मतलब एक्सपेंशन अच्छे से कर लेता है मगध, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो पावरफुल बन जाता है। और इंडिया का फर्स्ट कह सकते हो अंपायर बनता है, जिसका क्या नाम था, मौर्य अंपायर। इंडिया का फर्स्ट एम्पायर बनता है जिसका क्या नाम था, मौर्य अंपायर। सभी को क्लियर है। फिर आगे कुरु एंड पांचाला जो थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे वैदिक कल्चर के और फिलोसफी के, ठीक है। जो मैंने बताया था पंचाला जो थे वहाँ से क्या बनी थी, उपनिषद भी यहीं से आए थे, ठीक है। फिर बात करी जाए गंधार और कम्बोज जो थे, ये इनके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका था, इंडो ईरानियन इन्फ्लुएंस था। किसका इन्फ्लुएंस था, इंडो ईरानियन इन्फ्लुएंस, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए जाने जाते थे, देवर नोन फॉर ट्रेड एंड वॉरफेयर। किस चीज़ के लिए जाने जाते थे, देवर नोन फॉर ट्रेड एंड वॉरफेयर, ठीक है। फिर बात करी जाए अवंती और वत्सा की बात करी जाए, देवर मेजर कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर्स। अवंती और वत्सा की बात करी जाए, ठीक है, अवंती देखो ये रहा मध्य प्रदेश की साइड, एंड वत्स ये क्या थे, मेजर कमर्शियल और कल्चरल सेंटर्स थे, ठीक है। काशी और कौसाला जो थे, यहाँ पे स्प्रेड हुआ था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। काशी और कौशाला जो थे वहाँ पे स्प्रेड क्या हुआ था,
बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फिर बात, ठीक है, काशी कोसाला दिख रहा है आप लोगों को, काशी एंड कोसाला, ठीक है। वृज्जी रिपब्लिक से याद रखना, मगध एक्सपेंड होके क्या क्या बनता है यहाँ पे, मौर्य एम्पायर बनता है, ठीक है, क्लियर है। अगर आप लोगों को सो लेटर वैदिक पीरियड पूरा का पूरा एंड हो जाता है यहाँ पे। अब सीधा हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ेंगे आगे। बुक के अकॉर्डिंग भी यही सीक्वेंस है। अगर आप लोगों को डाउट आता है कुछ भी, या अगर आपको कोई स्पेशल लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और हमारा देखो टारगेट है 200 सब्सक्राइबर्स। और प्लीज़ अगर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो तो करवा दीजिएगा, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो वो भी कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से हमारा एक्सपेंशन होगा। और हमारे लिए भी पॉसिबल होगा ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लाने का, टीम को बड़ा करने का, अगर हमारे सब्सक्राइबर्स और जो हमारे व्यूज़ हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।